इस वीडियो में हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट्स सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, और अगर डिफरेंट है तो किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के कॉन्सेप्ट से अलग है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम, करंट इंटरनेशनल सिस्टम सॉवरेन टेरिटोरियल स्टेट्स से मिलकर बना है। दुनिया अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड है। हर कंट्री की अपनी एक फिक्स्ड, एक डेफिनेट टेरिटोरियल बाउंड्री है, और अपने इस फिक्स्ड टेरिटोरियल बाउंड्री के भीतर हर कंट्री पूरी तरह से सॉवरेन है। मतलब एक कंट्री के परमिशन के बिना, एक कंट्री के कंसेंट के बिना उस कंट्री के टेरिटरी के भीतर कोई दूसरा कंट्री एंटर नहीं कर सकता या उस कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन कहते हैं। एक कंट्री की सॉवरेनिटी दुनिया के बाकी सभी कंट्रीज को उस कंट्री के इंटरनल मैटर में, उस कंट्री के टेरिटरी में इंटरवीन करने से रोकता है। तो सॉवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन, सॉवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन हमारे करंट इंटरनेशनल सिस्टम के दो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें दुनिया के सभी कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। लेकिन हाल के कुछ दशकों में, खासकर कोल्ड वॉर के एंड के बाद, कंट्रीज के बीच और खासकर लिबरल कंट्रीज के बीच, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच एक आइडिया पॉपुलर होने लगा, जहां यह कहा गया कि ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन बीइंग के लाइफ, डिग्निटी और राइट्स का प्रोटेक्शन सॉवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल से भी बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर बात ह्यूमन लाइफ के प्रोटेक्शन की हो, अगर बात ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की हो, तो ह्यूमन लाइफ का प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन सॉवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल को ओवरराइड कर सकता है। तो अगर किसी कंट्री के भीतर, उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा उस कंट्री में रहने वाले लोगों के, उस कंट्री के सिटीजन्स के ह्यूमन राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है, या फिर उस कंट्री की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लाइफ को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है, या फिर उस कंट्री की गवर्नमेंट ही, खुद उस कंट्री की गवर्नमेंट ही वहां रहने वाले लोगों के लाइफ के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है, तो इन सभी केसेस में, इन सभी सिचुएशंस में दुनिया की बाकी कंट्रीज उस कंट्री में इंटरवीन कर सकती है, उस कंट्री में अपने मिलिट्री फोर्सेस के साथ एंटर कर सकती है, उस कंट्री के सॉवरेनिटी को ओवरराइड करते हुए, नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल को ओवरराइड करते हुए उस कंट्री में इंटरवीन कर सकती है, ये कहते हुए कि ये जो इंटरवेंशन है, ये इंटरवेंशन उस कंट्री में रहने वाले लोगों के ह्यूमन लाइफ और उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो किसी भी कंट्री के द्वारा या ग्रुप ऑफ कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी को ओवरराइड करते हुए, नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल को ओवरराइड करते हुए, इस तरह से जब कभी भी मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाता है उस कंट्री में रहने वाले लोगों के बिहाफ पर, यह कहते हुए कि ये जो इंटरवेंशन है, ये इंटरवेंशन उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लाइफ को, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो इस तरह के मिलिट्री इंटरवेंशन को ही ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं। सुनने में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का आइडिया बहुत ही अपीलिंग लगता है, लेकिन आपको समझना है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का आइडिया इंटरनेशनल सिस्टम के दो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है, दो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को वायोलेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी इंश्राइंड है। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी इन दो फाउंडेशनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का आइडिया यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के भी अगेंस्ट जाता है। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हमेशा से एक कॉन्टेस्टेड, एक कॉन्ट्रोवर्शियल, एक डिबेटेड इशू रहा है। कुछ कंट्रीज इस आइडिया के फेवर में रही हैं, तो कुछ कंट्रीज ने हमेशा इसे क्रिटिसाइज किया है।
तो दुनिया के सामने एक तरह का मॉरल डिलेमा है, एक नैतिक द्वंद है। एक तरफ है कंट्रीज की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के टेरिटरी के भीतर यूं ही इंटरवीन नहीं कर सकता। ओके, और अगर हम इस चीज को अलाउ भी करते हैं, दैट मीन्स अगर हम सॉवरेनिटी को या नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल भी कर देते हैं, तो इसके प्रॉपर यूज होने की तुलना इसके प्रॉपर यूज होने की तुलना इसकी मिसयूज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। कंट्रीज के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के आड़ में, इसे रीजन बनाकर, काउज बनाकर, कंट्रीज के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के आड़ में अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए दूसरे कंट्रीज में इंटरवीन किया जा सकता है, इसे मिसयूज किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग के राइट्स और लाइफ का प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई जेन्युइन केसेस हैं जहां एक कंट्री की गवर्नमेंट खुद अपने सिटीजन्स के लाइफ के लिए खतरा बन जाती है, जहां एक कंट्री की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लाइफ को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं होती। जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें अगर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के थ्रू रोका नहीं गया तो लाखों निर्दोष और बेकसूर लोगों की जानें जा सकती हैं। 1994 में रवांडा में हुए जेनोसाइड में कुछ ऐसा ही हुआ था। इंटरनेशनल कम्युनिटी रवांडा में हो रहे जेनोसाइड को रोकने के लिए इंटरवेंशन नहीं कर पाई, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन नहीं कर पाई, जिसके वजह से मात्र 3 महीनों में लगभग 8 लाख लोगों की रवांडा में मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है। लेकिन 1999 में कोसोवो में हो रहे एथनिक क्लेंजिंग को रोकने के लिए नाटो के द्वारा कोसोवो में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंटरवेंशन किया गया। लेकिन बाद में नाटो को कोसोवो में किए गए अपने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के लिए क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। तो 1999 तक एक बात क्लियर है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को लेकर दुनिया के कंट्रीज के बीच कंसेंसस नहीं थी, कंसेंसस की कमी थी। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और स्टेट सॉवरेनिटी के बीच एक टेंशन एग्जिस्ट करता था जिसे रिजॉल्व नहीं किया गया था। इसी टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को लेकर दुनिया के सभी कंट्रीज के बीच एक कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए 1999 में यूनाइटेड नेशंस के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नन सितंबर 1999 में यूएन जनरल असेंबली में दिए गए अपने स्पीच में दुनिया के सभी कंट्रीज से कहते हैं कि कंट्रीज मिलकर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और स्टेट सॉवरेनिटी के बीच मौजूद टेंशन को दूर करें और एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करें, एक मिडिल ग्राउंड फाइंड आउट करें। दैट मीन्स एक कंसेंसस बिल्ड करें, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को लेकर एक कंसेंसस बिल्ड करें। ईयर 2000 में कोफी अन्नन फिर से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सामने इस चैलेंज को रखते हैं कि अगर स्टेट सॉवरेनिटी और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के बीच कोई कॉमन ग्राउंड एग्जिस्ट कर सकता है, अगर कोई कॉमन ग्राउंड एग्जिस्ट कर सकता है, अगर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और स्टेट सॉवरेनिटी के बीच मौजूद कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, तो कंट्रीज मिलकर इस कॉमन ग्राउंड को फाइंड करें और इस टेंशन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और स्टेट सॉवरेनिटी के बीच एक कॉमन ग्राउंड को फाइंड करने के कोफी अन्नन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए और इस तरह के कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2000 में एक इंटरनेशनल कमीशन सेटअप किया जाता है। इस कमीशन का नाम था इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन एंड स्टेट सॉवरेनिटी। इस कमीशन को कनाडा के गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इस कमीशन को गैरेथ इवांस और मोहम्मद सहनून को चेयर कर रहे थे और इस कमीशन में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के कई मेंबर्स भी इंक्लूडेड थे। कमीशन ने अपना रिपोर्ट 2001 के एंड में पब्लिश किया और इस कमीशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया, जो रिकमेंडेशंस पब्लिश किया, उस रिपोर्ट का टाइटल था द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये जो फ्रेज है वो यहीं से आता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है कि एक सॉवरेन स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट अपने सभी नागरिकों के लाइफ और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। एक सिटीजन की लाइफ,
उसके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गवर्नमेंट की होती है जिस गवर्नमेंट के अंतर्गत वो सिटीजन मौजूद है। मतलब सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट या आइडिया नहीं है, बल्कि एक कंट्री की सॉवरेनिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या वो कंट्री अपने सिटीजन्स के लाइफ को प्रोटेक्ट करने के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। मतलब एक कंट्री की सॉवरेनिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या वो कंट्री अपने सिटीजन्स के लाइफ को प्रोटेक्ट करने के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है या नहीं, इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सबसे पहले एक सॉवरेन स्टेट की अपने सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर कोई सॉवरेन कंट्री अपने सिटीजन्स के लाइफ को प्रोटेक्ट करने के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म नहीं करता है, मे बी वो कंट्री खुद अपने सिटीजन्स के लाइफ के लिए एक थ्रेट बन जाता है, या मे बी उस कंट्री के पास वो क्षमता ही नहीं है जिसके माध्यम से वो कंट्री अपने सिटीजन्स के लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। इन दोनों ही केसेस में उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लाइफ को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास चली जाती है। और इस तरह के सिचुएशन में और इस तरह के कंट्रीज में जहां पर उस कंट्री में रहने वाले लोगों की लाइफ को उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, इस सिचुएशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी उस कंट्री के सॉवरेनिटी को ओवरराइड कर सकती है और फिर उस कंट्री में इंटरवीन कर सकती है, मिलिट्रली इंटरवीन कर सकती है, ये कहते हुए कि उस कंट्री के लोगों के लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटरवेंशन किया जा रहा है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का कॉन्सेप्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के कॉन्सेप्ट के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को इंटरनेशनल नॉर्म या इंटरनेशनल लॉ होने का स्टेटस, दर्जा प्राप्त नहीं है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के आइडिया को कंट्रीज ने फॉर्मली या इनफॉर्मली अडॉप्ट नहीं किया है। आपको समझना है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कोई कॉमनली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल प्रैक्टिस या नॉर्म नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है जिसे कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर अडॉप्ट किया है। इंटरनेशनल कमीशन फॉर इंटरवेंशन एंड स्टेट सॉवरेनिटी ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट टाइटल्ड जो रिपोर्ट पब्लिश किया, इस रिपोर्ट को ईयर 2000 में हुए वर्ल्ड यूएन समिट में कंट्रीज के द्वारा फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया। 2005 में हुए वर्ल्ड यूएन समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट में ये क्लियरली मेंशन है कि कंट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के 3 प्रिंसिपल्स पर कलेक्टिवली अग्री करती हैं। वर्ल्ड यूएन समिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के इन 3 प्रिंसिपल्स पर कंट्रीज ने कलेक्टिवली अग्री किया है। ये 3 प्रिंसिपल्स क्या है, इन्हें समझिए। पहला प्रिंसिपल कहता है कि दुनिया में मौजूद हर कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रीज अपने लोगों की लाइफ को, अपने सिटीजन्स के लाइफ को, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें, अपने लोगों को हर तरह के हार्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो यहां पर वही बात दोहराई गई है, ह्यूमन बीइंग्स के राइट को, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस कंट्री के गवर्नमेंट की होती है जिस कंट्री में वो व्यक्ति मौजूद है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी दूसरे कंट्रीज को हेल्प करे ताकि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। मतलब अगर कोई कंट्री है जो अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में सक्षम नहीं है,
और वो कंट्री इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगता है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंट्री में जाकर इंटरवीन नहीं करे, बल्कि उस कंट्री को हेल्प प्रोवाइड करे, ताकि वो कंट्री अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। लेकिन जब पहला और दूसरा कंडीशन जो है वो फेल हो जाता है, ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कभी भी ये सिचुएशन अराइज हो कि एक कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, उनके लाइफ को, उनके ह्यूमन राइट्स को या तो जानबूझकर प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, या तो उनके राइट्स, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से एक कंट्री की गवर्नमेंट असक्षम है, या फिर उस कंट्री की गवर्नमेंट ही उस कंट्री में रहने वाले लोगों की लाइफ के लिए एक खतरा है, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के ह्यूमन राइट्स का जो वायोलेशन है वो उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। अगर सिचुएशन ये है तो फिर उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लाइफ, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास चली जाएगी। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस कंट्री में इंटरवीन करे, उस कंट्री के सॉवरेनिटी को ओवरराइड करते हुए उस कंट्री में इंटरवीन करे, मिलिट्रली इंटरवीन करे और वहां पर रह रहे लोगों के ह्यूमन राइट्स को, उनके लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अब क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सा सिचुएशन है, कौन कौन सा इंसिडेंट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के एक्शन को ट्रिगर करता है। वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड्स, एथनिक क्लेंजिंग, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंसिडेंट्स हैं, केसेस हैं, जो कि अगर किसी कंट्री में हो रहे हैं तो फिर उस कंट्री में इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के तहत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पर उस कंट्री में इंटरवेंशन किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के इन 3 प्रिंसिपल्स को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1674 के माध्यम से फॉर्मली अडॉप्ट किया गया है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने इस रेजोल्यूशन में ये क्लियर कर दिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के तहत किया जाने वाला इंटरवेंशन, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ये लास्ट रिजॉर्ट होगा, लास्ट ऑप्शन होगा, और इस तरह का इंटरवेंशन सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मल ऑथराइजेशन के बाद ही किया जा सकता है।